हेलो गाइस, हैव अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 5 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइगर रिजर्व ने गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाई है, ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार में स्थित है, इसने ही हाल में टाइगर रिजर्व ने गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाई है। कौन सा टाइगर रिजर्व ने? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गिद्धों के संरक्षण के लिए। तो बोल रहा है बिहार का जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इसने हाल ही में 150 पक्षियों को देखे जाने के बाद गिद्धों के संरक्षण की परियोजना बनाना शुरू कर दिया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है तथा ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले तथा भारत नेपाल का बॉर्डर इसको साझा करता है। ठीक है, तो बिहार का पश्चिमी चंपारण तथा नेपाल का सीमा पे ये स्थित है, दोनों इसको साझा करता है। यह भारत में हिमालयी तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। देश के गंगा के मैदानों के जैव भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित जंगल में भाबर और तराई क्षेत्रों का संयोजन भी देखने को मिलता है। आइए, इसकी स्थापना हुई थी 1994 मार्च में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में वन में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनका नाम है बंगाल टाइगर, भारतीय गेंडा, काला भालू, भारतीय सुस्त भालू, उदबिलाव, भारतीय तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भैंस और सुअर, ये सब हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ भारतीय उड़ने वाली लोमड़ियों को भी देखा जा सकता है। उड़ने वाली लोमड़ियाँ कैसे होंगी भगवान जाने, पर ऐसा होता है। आरक्षित क्षेत्र के सम्मिलित पक्षीजात विविधता है। पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियाँ की यहाँ सूचना मिली है तथा यहाँ एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। थारू एक अनुसूचित जनजाति है जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के भूभाग में एक प्रमुख समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोल रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की गति एक निश्चित समय में ध्वनि के तरंगों द्वारा तय की गई दूरी है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है 343 मीटर प्रति सेकंड के रूप में दी गई ध्वनि की गति एक निश्चित परिस्थितियों में देखी जाती है, विशेष रूप से शुष्क हवा के माध्यम से 20 डिग्री सेल्सियस पर। ध्वनि की गति हवा के तापमान, आर्द्रता और यहाँ तक कि हवा की स्थिरता के साथ बदलती है। तो ध्वनि की गति के तापमान, आर्द्रता और स्थिरता के साथ बदलते रहेगी, यानी कि कम ज़्यादा होते रहेगा। किसी दिए गए माध्यम के लिए कम तापमान पर ध्वनि की गति धीमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है माध्यम के कण पर तापमान पर अधिक धीमी गति से यात्रा करते हैं, इसलिए ध्वनि तरंगों की ऊर्जा को स्थानांतरित करने में अधिक समय लगाता है। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के घटने पर ध्वनि की गति 0.6 मीटर पर सेकंड कम हो जाती है। इसको याद रखिएगा, 0.6 मीटर कम हो जाती है। आइए देखते हैं किस तरह के मटेरियल में किस तरह का साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है। तो रबर में होता है 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको याद रखिए, रबर में 60 मीटर पर सेकंड। एयर में होता है हमारा 355 मीटर पर सेकंड। उसी तरह एयर के 20 डिग्री सेल्सियस में हमारा होता है 343 मीटर पर सेकंड। उसी तरह लीड जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लीड जिसे हम लोग कहते हैं सीसा में होता है 1210 मीटर पर सेकंड। गोल्ड में होता है 3240 मीटर पर सेकंड। ग्लास में होता है 4540। कॉपर में होता है 4600 मीटर पर सेकंड। और एल्युमिनियम में होता है 6320 मीटर पर सेकंड। यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है एल्युमिनियम में। किस में मिलता है? एल्युमिनियम में। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, आइए नेक्स्ट। रेवाड़ी रेलवे विरासत संग्रहालय का निर्माण किस रेलवे क्षेत्र के द्वारा किया गया था? तो रेवाड़ी रेलवे विरासत संघ का जो निर्माण है वो उत्तरी पश्चिमी रेलवे के द्वारा किया गया था। यह 1893 में रेवाड़ी हरियाणा में बनाया गया था और यह भारत में एकमात्र जीवित स्टीम लोकोमोटिव शेड है। यह रेवाड़ी स्टेशन के प्रवेश द्वार से 400 मीटर के उत्तर में स्थित है तथा इसे छोटे इंजन, पुराने रेलवे उपकरण, हाथ से पकड़े हुए पीतल सिग्नल लैंप, पुरानी तस्वीरों के मॉडल दिखाने वाले यहाँ पे प्रदर्शन हॉल भी मौजूद है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है तथा उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन 2002 में हुआ था और इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसका उपयोग किस परिपथ में किया जाता है? तो हम लोग का 3rd जनरेशन का जो कंप्यूटर है, 3rd जनरेशन का, उसमें आईसी का प्रयोग होता है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत परिपथ। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है 1964 से 1977 के प्रयोग में था। यह पीढ़ी 300 ट्रांजिस्टर की क्षमता वाली एक छोटी सी चिप के विकास द्वारा शुरू की गई थी।
इन एकीकृत परिपथ यानी आईसी को लोकप्रिय रूप से चिप्स के नाम पे भी जाना था, हम लोग चिप्स कंप्यूटर भी इसे कहते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि कंप्यूटर का आकार और कम हो गया, जितना दिन प्रतिदिन हम लोग का क्या हो रहा है, कंप्यूटर स्मॉल होते जा रहा है, क्योंकि नया नया तरह का डिवाइस लग रहा है उसमें और चीज़ को छोटा किया जा रहा है। तो जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें चिप सिस्टम आ गया था, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट हम लोग कहते हैं। इसके बाद बोल रहा है इस अवधि के दौरान बहुत सारे कंप्यूटर तैयार हुए थे, जैसे IBM 360, ICL 9000, IBM 370, VAX 750, ये सब महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट बोल रहा है उच्च भारतीय भाषा जैसे बेसिक, जिसको बेसिक का फुल फॉर्म होता है बी फॉर बिगिनर्स, ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो बी फॉर बिगिनर्स, ए फॉर ऑल, पी फॉर पर्पस, एस फॉर सिम्बॉलिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शन, सी फॉर कोड। ठीक है, इसी अवधि के दौरान यानी थर्ड जनरेशन का अवधि के दौरान ही बेसिक उच्च स्तरीय भाषा है जो कि कंप्यूटर का एक उसका आविष्कार हुआ था। आइए किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तरह का उपकरण का उपयोग किया गया हम लोग देख लेते हैं। तो पहली जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, तो उसी तरह दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, तो उसी तरह तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें एकीकृत परिपथ यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी का तीसरी परिपथ में यूज किया गया था। उसे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में VSLI और माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। उसी तरह पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में जो अभी चल रहा है ULSI और बायोचिप्स का प्रयोग किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फेफड़े किसमें संलग्न होते हैं। तो फेफड़े हमारे जो हैं वो फुसफुस झिल्ली में संलग्न होते हैं। किस में होते हैं? फुसफुस झिल्ली। ठीक है, तो एक वर्ड है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? तो ये हृदय के एक दोहरी दीवार वाली झिल्लीदार थैली होती है जो पेरिकार्डियम द्वारा संरक्षित होती है। ठीक है, जिसमें पेरिकार्डियल द्रव को घेरता है, जो पेरिकार्डियल द्रव को घेरता है। तो पेरिकार्डियम क्या है आपको पता चल गया। आइए नेक्स्ट बोल रहा है पेरिटोनियम। यह वह झिल्ली है जो आंत की गुहा को रेखाबंद करती है और आंत के अंगों को घेरती है। तीसरा हमारा है पेरिकाइंड्रियम। संयोजी ऊतकों की यह एक परत होती है जो एक विकासशील अस्थि की उपस्थिति को संलग्न करती है। आइए इसका की पॉइंट देखते हैं। फेफड़े संवहनित बैग होते हैं जिनका उपयोग स्थलीय रूपों से गैसों के आदान प्रदान के लिए होता है। तो फेफड़े का मेन काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, ये एक बैग जैसे होते हैं जिनका उपयोग स्थलीय रूपों से गैसों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। मनुष्यों के पास फेफड़े में एक जोड़ी होती है। ठीक है, जो एक द्विपरत फुसफुस या फुसफुस झिल्ली से ढकी होती है। तो फेफड़े की जो जोड़ी होती है वो फुसफुस या फुसफुस झिल्ली से ढकी होती है जिसके बीच फुसफुस द्रव पाया जाता है या फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम कर देता है। बाहरी फुसफुस झिल्ली बच्छिया स्तर के निकट संपर्क है, जबकि आंतरिक फुसफुस झिल्ली फेफड़ों के अंदर संपर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत सरकार ने अफगानिस्तान निकासी मिशन को क्या नाम दिया है। तो अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि अफगानिस्तान काफ़ी खबरों में था। ये इसलिए था क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का पूरी तरह से शासन हो गया और हर देश के नागरिक हर देश अपने नागरिकों को वहाँ से निकालना चाहता है और वहाँ से प्रत्येक देश के नागरिक अपने अपने देश की तरफ विलयन कर रहे हैं। तो भारत ने जो मिशन का अंजाम दिया अपने नागरिकों को निकालने के लिए, उसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो तालिबान द्वारा अपने तेजी से अधिग्रहण के बाद काबुल में अपने नागरिकों को अफगान भागीदारों को निकालने के लिए भारत के जटिल मिशन का नाम ही ऑपरेशन देवी शक्ति है। ऑपरेशन का नाम तब हमें पता चला जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 78 लोगों के एक जत्थे के आने का जिक्र किया तथा एक ट्वीट में इसका जिक्र करते हुए एक ट्वीट में इसका जिक्र किया। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत में अब तक 800 से अधिक लोग को निकाला जा चुका है और 200 अफगान और हिंदू अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। इनको भी जल्द ही निकाला जाएगा। इन लोगों ने काबुल के करते परचन गुरुद्वारे में शरण ली हुई है जो एयरपोर्ट के बिल्कुल ही नज़दीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल में योगेश कथुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता। रजत मतलब क्या होता है? सिल्वर होता है ना, सिल्वर मेडल जीता है। तो चक्का फेंक में। तो योगेश कथुनिया ने किस में मिला है इनको सिल्वर मेडल, रजत पदक? चक्का फेंक में इनको मिला है। ठीक है, याद रखिए चक्का फेंक में। आइए हम लोग इसका इमेज भी देखेंगे। तो चक्का फेंक योगेश कथुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में पुरुषों की F56 स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है और उन्होंने अपने छठे और आखिरी प्रयास में 44.38 मीटर दूर फेंका था चक्का को। और क्लाउडिया बातिस्टा डॉस सेंट्रोस जो हैं इनको गोल्ड मेडल मिला है। इन्होंने 45.59 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है, जबकि
जबकि लियोनार्डो डियाज एल्ड्रोना ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मिला है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत से कुल 54 खिलाड़ी थे, जिसमें 40 पुरुष 14 महिलाएं थी। भारतीय एथलीट ने 9 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लिए थे। वे 9 अंतर्राष्ट्रीय खेल क्या क्या थे? तो तीरंदाजी था, बैडमिंटन था, पैराकोनोइंग था, पावर लिफ्टिंग था, तैराकी था, टेबल टेनिस था, ताइक्वांडो था, शूटिंग था, एथलेटिक्स था। एथलेटिक्स में 3 चीज़ें आती हैं, जैसे भाला फेंक, चक्का फेंक और ऊंची कूद। ये हैं हमारे योगेश कथुनिया। आप इमेज इनका देख लीजिए, ये है योगेश कथुनिया। इन्हीं को रजत मेडल मिला है, यानी कि सिल्वर मेडल इन्हीं को मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ द इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? लेडीज डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट के वुमेन्स इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक है कविता रॉय। कविता रॉय कौन है? तो कविता रॉय एक कवित्री है, पुस्तक के लेखिका है, कवित्री नहीं है, लेखिका है। कविता रॉय ने लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज वुमेन फर्स्ट मेडिसिन नामक पुस्तक लिखी है। लेडीज डॉक्टर में कविता रॉय ने 1860 से 1930 के दशक की ऐसी 6 महिलाओं की असाधारण कहानियों का पता लगाती हैं, जिन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया कि वे अपने लिंग के आधार पर दवा के लिए अनुपयुक्त थी। कविता रॉय की अन्य पुस्तक भी हैं, जैसे द लाइब्रेरियन, एवरीथिंग यू वांटेड, नो अबाउट द फिलोस जर्नलिज्म। ये सब कविता रॉय ने ही लिखा है। देखिए ये कविता रॉय है, ठीक है, यही कविता रॉय है, आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं। और कुछ लेखक और हैं जिनका नाम हम लोग पढ़ेंगे, जैसे धवन कुलकर्णी हो गए, ठीक है, इन्होंने लिखा है नाथुराम गोडसे, द 2 स्टोरीज ऑफ गांधी जी। उसी तरह जयराम रमेश ने लिखा है द लाइट ऑफ एशिया। उसी तरह अशोक चक्रवर्ती ने लिखा द स्ट्रगल विद इन द मेमोर ऑफ द इमरजेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1998 में भारतीय सुरक्षा परिषद की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल काउंसिल। तो इंडियन नेशनल काउंसिल क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों के मुद्दों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने के लिए जिम्मेदारी एक कार्यकारी एजेंसी है। ये क्या है? एक कार्यकारी एजेंसी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत में एक शक्तिशाली जिम्मेदारी वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। NSC की स्थापना 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थे, उनकी सरकार ने की थी NSC की स्थापना, जिसमें बरजेश मिश्रा ने देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य किया। अभी तो हम लोग के डोभाल जी हैं। तो NSC के गठन से पहले इन कार्यों को प्रधानमंत्री के द्वारा सचिवों के द्वारा किया जाता था। ठीक है। NSC देश की शीर्ष एजेंसी है जो आंतरिक बाहरी सुरक्षा, पारंपरिक गैर पारंपरिक रक्षा, सैन्य मामले, आतंकवादी विरोधी, अंतरिक्ष और उच्च प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था, आतंकवाद विरोधी पर्यावरण को संभालती है। NSC का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। NSC का सचिव होता है और NSA का सचिव होता है। NSC का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली, याद रखिए। और वर्तमान में ये अजीत डोभाल इसके कौन है? हेड है NSA का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1998 में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। लास्ट क्वेश्चन पे हमारे आए थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2021 का थीम क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ वाटर डे 2021? तो इसका थीम था बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर। ठीक है, बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर, ये हमारे विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय था। ठीक है, वाटर रेजिलेंस फास्टर, बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर। ठीक है, वर्ल्ड वाटर वीक 2021। ठीक है, वर्ल्ड वाटर वीक 2021 का थीम था बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर। तो विश्व जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त के बीच 2021 के बीच मनाया जा रहा है। ठीक है, ये एक सप्ताह का होता है और ये 23 से 27 अगस्त के बीच मनाया जा रहा है। यह 1991 से स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को संबोधित करता है। वर्ष 2021 की थीम बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर है। विश्व जल दिवस 1993 में हर मार्च 22 को मनाया जाता है। ठीक है, हर वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और विश्व जल सप्ताह मनाया गया 2021 में 23 से 27 अगस्त के बीच। ठीक है, जो और विश्व जल दिवस 1993 में हर वर्ष से 22 मार्च को मनाया जाता है। 1993 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसे मीठे पानी के महत्व को केंद्रित करता है। 2021 में विश्व जल दिवस की थीम थी 2021 में विश्व जल दिवस की थीम जल का महत्व था, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर था। ठीक है, 2021 में जल दिवस का थीम क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सप्ताह जनता को चिंता के मुद्दों पर शिक्षित करना, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और संसाधन जुटाने के अवसर है।
तो होप आप सभी को पसंद आया होगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए और पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।